जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए ही टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी। ठीक है, अब पानी का कोई अर्थ होता है इसलिए ये एक सार्थक शब्द है। बट निरर्थक शब्द में इसका उल्टा होता है। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जैसे अगर मैं पानी की जगह से नापी कह दूं या नीपा कह दूं, तो नीपा का कोई अर्थ नहीं होता यार। तो इसलिए एक निरर्थक शब्द है। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से पंकज शब्द किससे संबंधित है? यौगिक शब्द से, योगरूढ़ शब्द से, रूढ़ शब्द से, या इनमें से कोई नहीं? तो पंकज शब्द किससे संबंधित है? वो है योगरूढ़ शब्द से। अब योगरूढ़ शब्द क्या है? योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर तो बने हों, परंतु अपना अर्थ त्याग करके किसी विशेष अर्थ की तरफ इंगित करते हैं। जैसे पंकज शब्द। अब पंकज का अर्थ जो होता है ना, वो होता है कीचड़ से उत्पन्न। तो कीचड़ से उत्पन्न क्या है? कमल है। तो यानी ये अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की तरफ इंगित कर रहे हैं, तो वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। बाकी बचे यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द। इनके बारे में थोड़ा सा आगे हम नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है योगरूढ़ शब्द। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? सामान्यतः जो शब्द होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो विकारी होते हैं और एक होते हैं अविकारी। ठीक है, क्या होते हैं? विकारी और एक होते हैं अविकारी। ठीक है, तो इस तरह आपको प्रश्न बनना है। आपका प्रश्न इसी तरह बनेगा। ठीक है, रचना की दृष्टि से शब्द के प्रकार, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार, अर्थ की दृष्टि से शब्द के प्रकार। तो इस तरह के प्रकारों को आपको याद रखना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और इस तरह ही तैयारी करनी है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है पहला, यानी 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यौगिक शब्द होते हैं निरर्थक शब्दों के मेल से बनने वाले, दो शब्दों के मेल से बनने वाले, दो अक्षरों के मेल से बनने वाले, या दो स्वरों के मेल से बनने वाले। तो यौगिक शब्द किन्हें बोलते हैं? जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। और यही शब्द सार्थक होने चाहिए, यानी जिनका कोई अर्थ निकलता हो, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय शब्द। विद्यालय शब्द कैसे बनता है? विद्यालय शब्द बनता है दो शब्दों के योग से मिलकर, विद्या और प्लस आल्य। ठीक है, प्लस आल्य। अब आल्य का मतलब क्या होता है? वह स्थान जहां पर प्राप्त हो। और विद्या क्या है? यानी ज्ञान। तो वह स्थान जिस पर ज्ञान प्राप्त हो, वह स्थान जहां पर ज्ञान प्राप्त हो, वह विद्यालय कहलाता है। यानी ये दो शब्द सार्थक शब्द हैं, यानी जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो ऐसे दो शब्द जो सार्थक हो और उनके योग से, यानी उनके मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, यानी दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किए गए उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द है। कृतघ्न, कृतज्ञ, अपकृत या उपकृत? तो किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए सही, यानी एक शब्द में सही उत्तर कौन सा है? वो है पहला, कृतघ्न। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है, और किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए मैं इस पे इंपॉर्टेंट का मार्क लगा देता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसे समझ के जब उत्तर देना है। ठीक है, तो किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है, यानी ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5? संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सरल वाक्य, ठीक है, एक तो सरल, एक मिश्रित,
या मिश्र वाक्य, और एक होता है संयुक्त। क्या होता है? संयुक्त, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य? जब कोई कार्य यानी कोई काम किसी और काम पर डिपेंड हो या किसी वजह से वो काम नहीं हुआ हो, तो वह वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। विस्मयवाचक वाक्य का आपको पता है साइन क्या होता है? ऐसा साइन होता है विस्मयवाचक वाक्य का। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा, यानी संकेतवाचक। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वेद शब्द का अर्थ है शक्ति, कुशलता, बुद्धिमता या ज्ञान? तो वेद शब्द का जो सही उत्तर है यानी सही अर्थ है वो है ज्ञान, यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है? इंद्र, बंदर, कपीश और मरकट? बंदर, कपीश और मरकट तीनों ही बंदर के पर्यायवाची या फिर हम कह सकते हैं समानार्थक शब्द हैं। तो जो अलग है वो है क्या? वो है इंद्र, और यही हमारा सही उत्तर है। ये तीनों समानार्थी शब्द हैं किसके? बंदर के। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कैंची शब्द किस भाषा का है? हिंदी, अंग्रेजी, तुर्की और पुर्तगाली? ये प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है। कैंची जो शब्द है वो तुर्की का शब्द है। क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है। आगे भी मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं जो भाषा से रिलेटेड हैं, तो इसलिए वे प्रश्न लिए हैं जो यूपी टेट में आए हैं। तो कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, यानी अगर मैं उत्पत्ति की दृष्टि से देखूं तो ये एक विदेशी शब्द है। क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोहन की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रविशेषण? तो मोहन की गाय बहुत काली है, यानी काली क्या है? गाय है, यानी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है, तो मोहन और गाय ये दोनों संज्ञा हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्रिया जो कार्य किया जा रहा है वह क्रिया है, और प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाते हैं। इसमें बहुत शब्द जो है ना, ये बहुत कैसी भाई? काली कैसी है? बहुत काली है। तो जो विशेषण की विशेषता बताएं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 3, यानी विशेषण। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ऋजु का सही विलोम शब्द है सीधा, वक्र, मृदु या प्रवर? ऋजु का जो अर्थ होता है ना वो होता है सीधा। ठीक है, ऋजु का अर्थ होता है सीधा, तो इसका जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा वक्र। वक्र का मतलब होता है घुमावदार। ठीक है, अब सीधा अगर मैं आपसे कहूं कि सीधा का विलोम शब्द क्या है, अब आप ऋजु या फिर वक्र नहीं कह सकते ना, क्योंकि सीधा पूछा है तो सीधा का उल्टा हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दूसरा, वक्र। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्गुण में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो निर्गुण का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है निह प्लस गुण, यानी निह प्लस गुण निर्गुण का संधि विच्छेद है। इसमें विसर्ग लग रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चौथा ऑप्शन, यानी विसर्ग संधि। ठीक है, वृद्धि संधि के जो उदाहरण होते हैं ना, वृद्धि संधि के जो उदाहरण होते हैं उसमें बड़े ए की मात्रा आती है। ठीक है, यानी ए और औ। ठीक है, ये दोनों अगर साउंड आपको मिल जाएं या मात्राएं मिल जाएं तो समझ लो उसमें वृद्धि संधि है। यण संधि में क्या होता है? य, रे, ले, वे, बीच में एक शब्द जो होता है वो आधा होता है। जैसे अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार, यानी आधा तय आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जिसमें स्वर का साउंड हो और य, रे, ले, वे का साउंड हो, ठीक है, तो वे शब्द यण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है चौथा, विसर्ग संधि। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द है? ये प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखना, बीएड में आते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैज्ञानिक, व्याकरण, व्याकरणाचार्य या व्याकरण प्रणेता? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है व्याकरण।
जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसे बोलते हैं व्याकरण। तो इसका सही आंसर है दूसरा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? तो बाल्टी शब्द कैसा है? बाल्टी शब्द जो है वो पुर्तगाल का शब्द है, तो वो बैठेगा आपका विदेशी, यानी विदेशज जो है इसका सही आंसर है। किसका शब्द है ये बाल्टी? पुर्तगाल का। ठीक है, यानी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है चौथा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। घोटक, घड़ा, घर या घी? यानी इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो वो है घोटक। अब घोटक का तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। ठीक है भाई, घड़ा का क्या होगा? घट होगा। ग्रह का घर हो जाएगा, मतलब घर का तत्सम ग्रह हो जाएगा। तो इस तरह आपको ध्यान देना है प्रश्न के, और सारे प्रश्न बनाकर उसे सॉल्व कर लेना है। नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? हाथ, कमल, लोटा या पैर? देशज शब्द, अच्छा थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले आता है तत्सम, फिर आता है तद्भव, फिर आता है देशज और फिर आता है विदेशी। ठीक है, तत्सम आपको पता है वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं, तद्भव जिनका प्रयोग हिंदी में हो रहा है, देशज जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है कि वे कहाँ से आए हैं, और विदेशी यानी विदेशी भाषा के शब्द। तो इनमें से वह कौन सा शब्द है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि वे किस भाषा से आए हैं? ठीक है, तो हाथ ये हिंदी का शब्द है, कमल हिंदी का शब्द है, यानी सारे के सारे, बाकी पैर, कमल, हाथ, ये तीनों तद्भव हैं। कौन कौन से? हाथ, कमल और पैर, तीनों तद्भव हैं। लोटा शब्द जो है ये अपना देशज शब्द है, ये देसी शब्द है, बट ये किस भाषा से आया है इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो वे शब्द जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि वे किस भाषा से आए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? यानी विदेशी से हिंदी में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? अंग्रेजी से, फारसी से, अरबी से या तुर्की से? तो सबसे अधिक भाषा के शब्द जो हिंदी में आए हैं वे हैं फारसी भाषा के शब्द। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तुर्की, अरबी, फारसी या अंग्रेजी? तो आराम शब्द किस भाषा का है? आराम शब्द है फारसी भाषा का। ये प्रश्न भी आया है यूपी टेट एग्जाम में और सी टेट एग्जाम में, दोनों में आया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तत्सम शब्द पहचानिए। अंतिम प्रश्न है हमारा। सोरठा, चित्रकार, परख या धन? तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? वो है चित्रकार। चित्रकार का जो तद्भव होता है वो होता है क्या? चितेरा। क्या होता है? चितेरा। चितेरा मतलब होता है चित्रकार। ठीक है, सोरठा का जो तत्सम होता है वो होता है सौराष्ट्र। क्या होता है? सौराष्ट्रक। ठीक है, राष्ट्रक। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, बट सौराष्ट्रक मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। परख का हो जाएगा परीक्षा। क्या हो जाएगा? परीक्षा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न थे। तो कैसे लगे आपका प्रश्न? इसी तरह के प्रश्न मैं आपके लिए बार बार लेकर आता रहूँगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा और रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।